जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। इसकी आखिर रूट काज क्या है, क्यों श्रीलंका में इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आई। श्रीलंका जहां पर आज लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं है, श्रीलंका जहां पर महंगाई अपने चरम स्तर पर पहुंच चुकी है। दुनिया में ऐसा कोई देश इस समय नहीं है जहां पर महंगाई इस स्तर तक बढ़ी हुई है। इसके पीछे का वहां की सरकारें रिजाइन दे चुकी हैं। राष्ट्रपति ने अपोजिशन से कहा है कि आप जो है सरकार को ज्वाइन कीजिए और सरकार को चलाइए। आज की इस वीडियो में हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि क्या कभी भारत के सामने भी ऐसी समस्याएं आई थी, और अगर आई थी तो उस समस्या से भारत ने कैसे निपटा था। श्रीलंका के सामने जो वर्तमान समस्या है, इससे श्रीलंका कैसे बाहर आएगा, व ये समस्याएं श्रीलंका के सामने किस प्रकार से एक के बाद एक गलत कदम उठाने से आई हैं, इसका आज इस वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस होने वाला है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं श्रीलंका की कुछ गलतियों से। सबसे पहली और जो श्रीलंका ने गलती की, इसने अपने फिस्कल डेफिसिट को ध्यान में नहीं रखा। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही अच्छा टर्म है फिस्कल डेफिसिट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी देश या कोई व्यक्ति विशेष 10 रुपए कमाता है और 11 खर्च करता है, तो 1 रुपया जो एडिशनल उसने खर्च किया, इसी को बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। क्या बोला जाता है? फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। सिमिलरली जैसे एक मूवी आई थी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो 98 रुपया जो उसमें बीच का गैप हुआ, यही एग्जैक्टली फिस्कल डेफिसिट होता है। किसी देश की जब जीडीपी जितनी होती है, यानी कि किसी भी प्रकार से जो उसका रेवेन्यू होता है उसके एक्सपेंडिचर से कम अगर हो जाए, तो इसे बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। तो श्रीलंका में ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट जो है थोड़ा बहुत ज्यादा थे, चाहे वो किसी प्रकार से सरकार की गलत कदम उठाने से या किसी भी प्रकार से आप मान लीजिए थोड़ा एडिशनल वहां पर थे, लेकिन उस समय भी ऐसी हालात नहीं थी। फिस्कल डेफिसिट इंडिया में वर्तमान समय में 9.5% फिस्कल डेफिसिट इंडिया का है, लेकिन हम उसे 30% टैक्स स्लैब जो हमने लगाया है इस समय बिटकॉइन पर, उससे धीरे धीरे करके इस फिस्कल डेफिसिट को कम करेंगे और आने वाले समय में इसको कम करने का टारगेट भी इंडिया ने लिया है, कम कर ले भी जाएंगे। तो उसी प्रकार से श्रीलंका का भी फिस्कल डेफिसिट था। उसके पास जो उसका फॉरेक्स रिजर्व था वो कम था, यानी कि 2.31 बिलियन डॉलर था। क्लियर ना? उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे हालात चलते गए और श्रीलंका का कमाई का जो सबसे बड़ा साधन है, ध्यान से मेरी बात को एक एक स्टेप करके चलिएगा। श्रीलंका में कमाई का जो सबसे बड़ा साधन है वह टूरिज्म है। टूरिज्म यानी कि पर्यटन। पर्यटन श्रीलंका की जीडीपी का 1/6 हिस्सा है। मतलब अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो 100 से मल्टीप्लाई यानी कि 6 दहाम 60 यानी कि 16 छक्का 96, 16% से भी अधिक जीडीपी में पर्यटन इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पर्यटन से इसकी जीडीपी 16% से ज्यादा चलती है। क्लियर ना? इसके बाद क्या हुआ कि जब कोरोना आया, कोरोना के कारण इसका पर्यटन डाउन हुआ, जिसके कारण इसकी जीडीपी ऑफ कोर्स डाउन होगी, और अन्य बहुत से ऐसे रीजन आए जिसके कारण श्रीलंका की जीडीपी डाउन हुई। लेकिन हमारे देश की अगर बात किया जाए तो हमारे देश की जीडीपी में पर्यटन उतना इफेक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन श्रीलंका की जीडीपी में 16% पर्यटन इफेक्ट करता था, इसलिए इनकी जीडीपी बहुत ज्यादा गिरी। यह भी एक कारण इनकी इकोनॉमिक क्राइसिस में आया कि जीडीपी का डाउन होना। सभी की जीडीपी डाउन हुई, इनकी भी हुई, लेकिन इनकी थोड़ा ज्यादा हो गई पर्यटन के कारण। अगली अगर बात किया जाए तो इन्होंने क्या किया, पहला और सबसे बड़ा गलत कदम क्या उठाया। कम से कम कुछ ना रहता तो श्रीलंका वालों के लिए खाने के लिए भोजन तो रहता। इन्होंने अपने देश में क्या किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया, कंप्लीटली बैन 2021 में किया। केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे हम लोग अपने खेती बाड़ी में यूरिया, डीएपी,
फास्फोरस, सल्फर, जिंक वगैरह वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो फसल्स हों वो अच्छी हों, उनमें पैदावार अच्छी हो। इसलिए हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। इनको केमिकल फर्टिलाइजर को बैन करने के स्थान पर उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए, ना कि इस प्रकार से डायरेक्टली केमिकल फर्टिलाइजर को बैन करना चाहिए। इससे क्या हुआ, इनके देश में जो चावल की खेती उस समय की जा रही थी उसके उत्पादन में कमी आई। जाहिर सी बात है, अगर उत्पादन में कमी होगी तो हमें फूड क्राइसिस देखने को मिलेगा। इसलिए उस दौर में श्रीलंका फूड क्राइसिस से गुजरा। फूड क्राइसिस से गुजरने के कारण लोगों में महामारी तबाही मची और लोग ज्यादातर किसी भी खाने वाले सामान को ज्यादा खरीदने लगे। मतलब चावल की कमी हुई, इसलिए दूसरे सामानों पर डिपेंडेंसी ज्यादा हुई। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, अगर आपके घर में रोटी, सब्जी, दाल, चावल बनता है, चावल ना बने तो आप जाहिर सी बात है रोटी पर ज्यादा आपकी डिपेंडेंसी होगी। इस प्रकार से क्या होगा कि रोटी की डिमांड बढ़ जाएगी और जिस चीज की डिमांड बढ़ जाती है उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है और इस प्रकार वो चीजें महंगी हो जाती हैं। एक एग्जांपल मैं बताऊं, आपके पास 1 किलो कोई या एक कोई पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट यानी कि मोबाइल आप मान लीजिए बेचना चाहते हैं, उसमें आपने क्या किया कि आपने एक मार्केट प्राइस तय कर रखा है कि मैं अपनी मोबाइल 1000 रुपए में बेचूंगा। मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आया जो 1000 रुपए आपको दे रहा है, वहीं बगल में कोई दूसरा व्यक्ति आया, कहा मुझे भी आप 1000 में मोबाइल दे दीजिए। अब वो दोनों आपस में जानते हैं कि हम 2 लोग हैं और इस मोबाइल एक ही है, इसलिए अगला कहेगा देखिए सर आप हमसे 1100 रुपए ले लीजिए। अब आप क्या करेंगे कि जब आपका मोबाइल का दाम 1100 मिल रहा है तो आप बेट करेंगे। फिर कोई तीसरा आएगा, अगर कहेगा सर आप मुझसे 1300, 1400, मतलब ऐसे बढ़ाते आपका दाम चला जाएगा। प्रोडक्ट कम है, डिमांड ज्यादा है, इसलिए सामान महंगे हो जाएंगे। इस प्रकार से जो फूड क्राइसिस का जो एनालिसिस था उसमें उस समय वो यहां पर बढ़ता चला गया, महंगाई बढ़ती चली गई। इसके कारण क्या हुआ कि श्रीलंका को अपनी जो करेंसी थी उसको डिवैल्यूएट करना पड़ा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है किस प्रकार से कोई करेंसी की वैल्यू कम होती है और ज्यादा होती है। मैंने डॉलर वर्सेस रुपया में एक वीडियो बनाया है, मन करेगा आप सभी देख लीजिएगा कि किन किन फैक्टर्स पर ये करेंसी जो है डिवैल्यूएट और इवैल्यूएट होती है। इस प्रकार से श्रीलंका की जो करेंसी थी, श्रीलंकन रुपया, वो डॉलर के मुकाबले गिर गई और जब डॉलर के मुकाबले इस समय वर्तमान जो श्रीलंकन रुपया है, $1 में 296 यानी कि लगभग 300 रुपए श्रीलंकन रुपए आते हैं। जहां इंडिया की बात की जाए $1 में 75 रुपए इंडिया का आता है। जब श्रीलंका ने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, तो इससे क्या हुआ कि वहां महंगाई और बढ़ गई। वहीं तब तक 2021 निकल गया और शुरुआत हो गई 2022 की। श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व अभी भी $2.3 बिलियन ही है और अब उसे मार्केट से तेल, अन्य भी चीजें, बहुत सी चीजें खरीदनी है। उसके बाद में उसका जो कर्ज था यानी कि फिस्कल डेफिसिट के कारण कर्ज होता ही है। कर्ज का परिणाम यानी कि $4 बिलियन श्रीलंका को 2022 के अंत तक चुकाना है। $4 बिलियन और उसके पास $2 बिलियन था। महंगाई चरम स्तर पर पहुंच चुकी थी। हालत ये थी कि अब तेल उसे खरीदना है, तो तेल की कीमत आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में $101 प्रति बैरल है, जो कि अपनी पीक पर है। और अगली बात अगर कहा जाए कि श्रीलंका से ज्यादातर जो प्रोडक्ट होता था वो यूक्रेन और रसिया में एक्सपोर्ट होता था, मतलब यूक्रेन और रसिया में ही बिकता था। इस समय वो लोग इसका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं। एक कारण ये। अगला कारण क्या हुआ कि जो ज्यादातर पर्यटन श्रीलंका घूमने आते थे वो यूक्रेन और रसिया से आते थे, इसलिए वो लोग अब 2022 में जब कोरोना नहीं है, आ नहीं रहे हैं और तेल की कीमत, अन्य सामान की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ी हुई है, जिसके कारण इसका फॉरेक्स रिजर्व ना होने के कारण ये वो चीजें खरीद नहीं पा रहा है। इस प्रकार से श्रीलंका एक के बाद एक गलतियां करते हुए और इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गया। वर्तमान हालत श्रीलंका के सामने यह है कि अब इसे पैसा कौन दे,
$4 बिलियन इसी समय इसे चुकाना है। $22 बिलियन का टोटल इस पे कर्ज है जो इसे आने वाले समयों में धीरे धीरे करके चुकाना होगा। सिंपल सी अगर बात किया जाए, इंडिया ने कहा क्या है कि हम आपके लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लिमिट सेट कर दे रहे हैं। जब आपको पैसे की जरूरत होगी आप मुझसे $1 बिलियन तक ले सकते हैं। 500 मिलियन टन चावल जो है भारत ने श्रीलंका को भेजा है ताकि वहां के लोग एटलीस्ट भूखे न मरे। दोनों के पीछे रीजन क्या है कि अगर श्रीलंका वाले भूखन मरेंगे या भूख से मरेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ रिफ्यूजी की समस्या आएगी। वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में शरणार्थी बन के आएंगे, जिससे हमें उन्हीं को जगह देना पड़ेगा, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना पड़ेगा, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करना पड़ेगा। चूंकि हम सभी जानते हैं इंटरनेशनली हम पर दबाव बनेगा, इसलिए हमें हमारा जो खर्च है वो एडिशनली बढ़ जाएगा। इसलिए सिंपल तरीका यही है कि उनकी मदद कर दिया जाए। दूसरी बात, अगर हमने श्रीलंका की मदद नहीं की तो श्रीलंका चूंकि हमारा पड़ोसी है तो दूसरे देश जैसे चाइना वगैरह हमारे दुश्मन हैं, वो आके श्रीलंका की मदद करेंगे और श्रीलंका पर अपना कब्जा कोई ऐसी जगह जैसे हम्बलटोटा नामक पोर्ट चाइना ने श्रीलंका को कर्ज देकर अपने नाम करवा लिया। तो अगर कोई ऐसी जगह श्रीलंका की चाइना अपने नाम करवा लेता है जिससे वो भारत पर निगरानी कर सके, भारत पर हमला कर सके, तो ये भारत के लिए एक ड्रॉबैक होगा। इसलिए भारत ने श्रीलंका की मदद की और हम सभी जानते हैं कि ये हमारी ग्लोबल इमेज को और इंक्रीज कर रहा है। हाँ, एक और रीजन था जो श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस का सबसे महत्वपूर्ण कारण बना। जो ये मूडीज, फिच रेटिंग्स, ये जो रेटिंग्स एजेंसीज होती हैं, इन्होंने श्रीलंका को 6-7 महीने पहले ही बैंकरप्ट घोषित कर दिया। यानी कि इसे अब फॉरेन से जो मिलने वाले कर्ज थे, डेप्ट थे, वो किसी भी प्रकार से मिलने में बहुत बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, जिसके कारण श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया। वर्तमान हालत यह है कि श्रीलंका की जो वर्तमान सरकारें थी वो कंप्लीटली जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। राष्ट्रपति ने कहा है अपोजिशन से कि आप सरकार को ज्वाइन कीजिए। और इस प्रकार से जब महंगाई बढ़ रही होती है, इस प्रकार से जब सब कुछ हो रहा होता है, तब जनता भड़क उठती है। और जनता भड़क उठी, श्रीलंका में बहुत से आंदोलन देखने को मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी हड़तालें देखने को मिल रही हैं। ये भी जीडीपी में डाउनवर्ड का एक रीजन है और अनेक प्रकार की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है जलाई जा रही हैं, तोड़फोड़ किए जा रहे हैं। इससे भी हालत सुधरेगी नहीं बल्कि और बिगड़ेगी। अब हम बात करेंगे कि इस समय श्रीलंका के सामने ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर 1, चाइना से पैसा ले ले। चाइना हमेशा रेडी है। उसके बदले में वो क्या करेगा कि चाइना किसी श्रीलंका का कोई पोर्ट रिक्वायर करने की कोशिश करेगा या कोई जगह रिक्वायर करने की कोशिश करेगा, जैसे हम्बलटोटा पोर्ट इस समय चाइना का है। दूसरा ऑप्शन, मतलब चाइना अगर चाइना से पैसा लेगा तो वो कोई इसके बदले में कुछ चाहेगा, वो श्रीलंका के लिए ड्रॉबैक होगा। दूसरा ऑप्शन, या तो चाइना से पैसा लेगा या तो अमेरिका के बनाए हुए 2 बैंक, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक से या IMF से जब पैसा मांगने जाएगा तो अगर आप दिवालिया नहीं है, उस समय IMF इनकी रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग देखकर पैसा देता है। लेकिन अगर आप दिवालिया हैं तो IMF जो पैसा देता है उसके बदले कहता है पैसा तो हम देंगे और वापस भी मत कीजिए, लेकिन अब आपको जो है सरकार हमारे निर्देशों के आधार पर चलानी होगी। हम आपसे जो कहेंगे आपको वो करना होगा। हम आप पर कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे जो कहेंगे आपको वही करना होगा। तो सिंपल सी बात, ये लोग चाहे उनसे कहें कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था बनाइए, चाहे बाहरी कंपनियां आए उसमें व्यापार करें, या अमेरिका के लिए कोई छूट हो या किसी दूसरे देश के लिए कोई ड्रॉबैक या नियम कानून बनाते समय ये लोग अपना मनमानी करवाएंगे, इस प्रकार से भी पैसा वो पा सकता है। दोनों ही सिचुएशंस में श्रीलंका के लिए नुकसान ही होगा। एंड क्या अब हम बात करेंगे कि क्या भारत के सामने भी कभी ऐसी समस्या आई थी? जी हाँ, 1990s में भारत के सामने जो आज हम श्रीलंका के लिए पढ़ रहे हैं वही उस समय भारत के लिए भी हुआ था। लेकिन उस समय भारत ने किसी भी से कर्ज ना लेकर तरीका मांगा था। IMF से कहा था कि आप हमें तरीका दीजिए। तब हमने LPG यानी कि लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का फार्मूला अपनाया था। लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये फार्मूला हमें IMF ने ही दिया था।
उस समय हमने ये तरीका न अपना कर आज हमारी ग्लोबल इमेज इतनी अच्छी है, तो ये उस समय हमारे देश की नीतियों के कारण ही संभव हो पाया। और आज वर्तमान समय में भी भारत की नीतियां अच्छी चल रही हैं, जिसके कारण हमारी जो इमेज है ग्लोबली वो बहुत अच्छी है। तो श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस आप लोगों ने समझा होगा, श्रीलंका के सामने ऑप्शंस क्या क्या हैं वो आप लोगों ने समझा होगा, भारत ने किस प्रकार से श्रीलंका की मदद की, वो सारी बातें मेरे हिसाब से आप सभी समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसका भी आंसर देने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।